हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो चलिए आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं जो जैक बोर्ड के द्वारा टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए 10th क्लास का जो मॉडल सेट रिलीज़ किया गया है, 5 मॉडल सेट हम लोग आज उसको डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग मैथ का जो मॉडल सेट 1 है उसको आज हम लोग जो इसमें जो 40 सवाल दिए गए हैं आज हम लोग उनको सॉल्व करके देखेंगे उसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग आखिर तक वीडियो में बने रहें, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सबसे पहला सवाल क्या है। इसका जो सबसे पहला सवाल है वो आपका दिया गया है, एक संख्या दिया गया है 120 और इसको आपको कह रहा है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है किस प्रकार से। तो अगर ऐसी कोई भी संख्या दी गई हो 120 130 कुछ भी संख्या हो सकता है, तो उसको अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में या भाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए कहा गया है तो क्या करना है, उस संख्या को लेना है इस प्रकार से लिख के। और अगर अभाज्य संख्या के बारे में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी उससे सबसे पहले इसको हम लोग काटने का कोशिश करेंगे। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 से 120 को काटेंगे तो आपका 60 बार में कटेगा। उसके बाद फिर ये इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो ये 30 बार में कटेगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। अब चूँकि आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो 15 है यह आपको 2 से नहीं जाएगा, कटेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 2 से आगे बढ़ते हैं तो आपका वो 3 आता है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 से ये संख्या आपका कट जा रहा है तो 3 से इसको हम लोग काट देंगे। तो 120 को हम लोग अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये होगा आपका अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड 120 का, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए सवाल नंबर 1 का ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो जी हाँ, जो आपका सवाल नंबर 2 है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपको 2 संख्या दिया गया है, एक आपका 306 और आपका दूसरा 657 है और इन दोनों संख्याओं का महत्तम आने की HCF दिया गया है जो कि 9 है और इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम आने के LCM पूछ रहा है। तो इस प्रकार का अगर सवाल हो तो आपको क्या करना है कि ये 2 संख्या दिया गया, सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे और इसका महत्तम आने की HCF आपको 9 दे दिया गया है और LCM आपको निकालने के लिए कहा गया है। क्या करेंगे हम लोग को मालूम होना चाहिए कि अगर चैप्टर आप लोग 1 अच्छे से पढ़े होंगे तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है दोनों को हम लोग गुना करेंगे, ये बराबर होते हैं LCM और HCF के गुना के, ठीक है। शर्त ये है कि ये LCM और HCF इन दोनों संख्याओं का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों को अगर हम लोग गुना करेंगे तो आपका आएगा वो 201042, ठीक है। और यहाँ पे आपको LCM निकालना है तो LCM को इसी प्रकार से रहने देते हैं। चूँकि HCF दिया गया है जो कि आपका 9 है, यहाँ लिख देंगे। चूँकि यहाँ 9 LCM के साथ गुना में है, इसको अगर इधर लेके आते हैं तो आपका ये भागा में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से हम लोग यहाँ से ले आएंगे और यहाँ से आपको LCM निकल जाएगा। इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो आपका जो आने वाला है संख्या वो 22338 होगा, जो कि आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो इस प्रकार से LCM हम लोग निकाल सकते हैं, इस प्रकार से अगर सवाल दिया रहेगा। तो अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो जी हाँ, जो आपका सवाल नंबर 3 है उसमें 2 संख्या दिया गया है, पहला संख्या आपका 15 है और दूसरा संख्या आपका 25 है। इन दोनों संख्याओं का HCF निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का गुणनखंड निकाल देंगे। जी हाँ, तो आपका 15 है तो आपका 3 से जाएगा 5 बार में, 3 5 जा 15। उसके बाद 25 आपका दूसरा संख्या है, तो दूसरा संख्या का भी हम लोग गुणनखंड निकाल देंगे। तो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से जाएगा तो 5 से 5 बार में ये कट जाएगा। तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे, 15 को 3 × 5, 25 को 5 × 5। तो HCF क्या होता है, HCF आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन संख्या दोनों में हो उसको हम लोग HCF कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे 5 दिख रहा है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका जो HCF होगा वो आपका 5 होगा। तो सवाल नंबर 3 में जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है, तो ऑप्शन ए सवाल नंबर 3 का होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी हाँ, सवाल नंबर जो 4 है वो आपका कहता है एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम में छोड़ते हुए अद्वितीय हल होता है। इसका जो बी होगा सवाल नंबर 4 का वो आपका बी ऑप्शन होगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5 की तरफ। देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या है। सवाल नंबर 5 कहता है कि द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दिए गए हैं। देखिए शून्यक क्या होता है, शून्यक हम लोग बहुपद का जो शून्यक होता है वो अल्फा और बीटा के रूप में लिखा जाता है। शून्यकों का योग दिया गया है आपके सवाल में, मतलब इन दोनों का योग जो कि आपका √2 है। दूसरी तरफ आपको शून्यकों का गुणनफल दिया है या गुणनखंड दिया गया है 1/3।
आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो आपका -b/a होता है। ठीक है, शून्यकों जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा वो -b/a होता है, जो कि आपका √2 दिया गया है। और शून्यकों का जो गुणनखंड होता है वो आपका c/a होता है, जो कि 1/3 दिया गया है। दोनों इक्वेशन से हमको करना क्या है, a b c का मान हम लोग निकाल लेंगे। और a b c का मान निकालने के बाद क्या करेंगे, जो आपका स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c, इसमें a b c का मान हम लोग पुट कर देंगे। तो इसमें देखिए a b c का मान क्या है, यहाँ देखिए आप a का मान 1 है, यहाँ a का मान 3 है। तो यहीं पे दिक्कत है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि a का मान को बराबर करेंगे। इसको क्या करेंगे, 3 से ऊपर और 3 से नीचे भी हम लोग गुना कर देंगे। तो आपका ये हो जाएगा -b/a बराबर 3√2/3। यहाँ से आप a का मान 3, यहाँ भी a का मान 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3। b का मान क्या होगा, ये -b का मान दिया गया है, तो -b का मान 3√2 है, तो b का मान क्या हो जाएगा -3√2। और c का मान क्या है, c का मान 1। तो इस इक्वेशन में अगर पुट करें a b c का मान, तो आपका ये हो जाएगा 3x, तो ये आपका हो जाएगा 3x² + 3√2x, ये प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होगा, उसके बाद आपका +1, चूँकि यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। ये ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन सवाल नंबर 5 में कौन सा है, तो सवाल नंबर 5 में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही है, सवाल नंबर 5 का बी। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 6 की तरफ। जी हाँ, जो आपका सवाल नंबर 6 है वो काफ़ी ईजी है। दो इसमें आपको दे दिया गया बहुपद, इसमें आपको एक बहुपद दिया गया है ax² + bx + c के, उसके शून्यक जो है वो अल्फा और बीटा, जो कि हम लोग को मालूम है। तो इनके शून्यकों का योग क्या होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा हमको मालूम है, इसका फॉर्मूला हम लोग पिछला सवाल में यूज कर चुके हैं, जो कि आपका होता है -b/a। और अगर इसका गुणनखंड पूछे, ठीक है, इसका गुणनखंड भी पूछ सकता है, जो कि आपका होता है c/a। अगर गुणनखंड पूछा तो c/a और योग पूछा तो -b/a। तो यहाँ पे योग पूछा है तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका b/a, सवाल नंबर 6 का। ठीक है, सवाल नंबर 6 का ए। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो जी हाँ, आपका जो सवाल नंबर 7 दिया गया है वो कहता है कि कोई एक बहुपद दिया गया है जिसका नाम px है, उसके लिए एक ग्राफ आपको दे दिया गया है, जो कि इस प्रकार से ग्राफ दिया गया है। इसमें से शून्यकों की संख्या क्या होगी। शून्यकों की संख्या हम लोगों को मालूम है कि जब भी कोई रेखा एक्स एक्सिस को या तो काट रहा हो या तो उसको टच कर रहा हो, तब उसकी शून्यकों की संख्या काउंट की जाती है। जैसे अगर एक रेखा इस प्रकार से पार होती है तो यहाँ एक्स एक्सिस को एक बिंदु पे काट रही है, मतलब इसका एक शून्यक होगा। और अगर इस प्रकार से कोई रेखा हो तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये रेखा 1 2 3 जगह पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, इसका मतलब है इसका 3 शून्यक होगा। चूंकि ये रेखा एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काट रहा है, इसका मतलब ये हुआ इसकी शून्यकों की संख्या 0 होगी। तो जो आपका 7 नंबर का ऑप्शन ए है 0, वो आपका सही ऑप्शन होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 8 की तरफ। तो जी हाँ, जो सवाल नंबर 8 है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। दो समीकरण युग्म दिए गए हैं। पहला युग्म क्या है, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा युग्म दिया गया है a2x + b2y + c2 = 0। और इसमें एक केस दे दिया गया है जो कि आपका इस प्रकार से है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2 है। हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार से 3 इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं अभी तक। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, एक में होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ऐसा इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, ऐसा इक्वेशन दिया गया है, इसका जो होता है वो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, और इस प्रकार से इक्वेशन दिया गया है तो इसका अद्वितीय हल होता है, और अगर इस प्रकार से दिया गया है तो इसके अनेक हल होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, कोई हल नहीं। जो कि आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी दिया है सवाल नंबर 8 में, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, जो कि आपका कोई हल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से भी आपको दिया जा सकता है। अगर ये इक्वेशन रहेगा a1/a2 = b1/b2, ये बराबर आपस में नहीं होंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका अद्वितीय हल है। और अगर तीनों बराबर हैं तो इसका अनेक हल है। और एक a1/a2 और b1/b2 बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। याद रखेंगे आप लोग इसको अच्छे से, इसमें सवाल जरूर बनेगा। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 9 क्या दिया गया है। तो जी हाँ, सवाल नंबर जो 9 है वो आपका कुछ इस प्रकार से दे दिए गए हैं। इसमें आपको दो समीकरण युग्म दिए गए हैं। पहला युग्म क्या है, 2x - 3y = 0। दूसरा युग्म आपका है 3x + 4y + 20 = 0। इसमें क्या करना है ना, इसमें आपको a b c का मान निकाल लेना है। पहला इक्वेशन से देखिए तो आपका a1 का मान कितना है 2 और b1 का मान कितना है
-3 और C1 का मान आपका नहीं दिया गया, मतलब 0 ले लेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे तो आपका A2 का मान कितना दिया है 3, B2 का मान कितना दिया है 4 और C2 का मान कितना दिया गया आपका 20। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो हम लोग C1/C2 में जाएंगे। A1 का मान कितना है 2, A2 का 3, B1 में कितना है आपका -3, B2 का 4। ये दोनों चूंकि आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ अगर इस प्रकार से A1 और A2, B1 और B2 आपस में बराबर नहीं होते हैं तो हम लोग कहते हैं वो रेखा जो होती है वो प्रतिच्छेदक रेखा होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं होंगे, मतलब ये वाला इक्वेशन होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर इसको हल में पूछेगा तो क्या होगा, ये इसका अद्वितीय हल होगा, और रेखा में पूछेगा तो ये कौन सा रेखा देगा, प्रतिच्छेदक रेखा। तो सवाल नंबर 9 का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। जी हाँ, सवाल नंबर 9 का ऑप्शन बी। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 10 की तरफ। तो जी हाँ, तो आपका जो सवाल नंबर 10 है उसमें दिया है, उसमें कह रहा है कि सी के किस मान के लिए समीकरण युग्म, दो समीकरण दिया गया है जिसका अनंत हल होगा। अनंत हल का मतलब अनेक हल होगा। तो अनेक हल होने के लिए हम लोग का समीकरण क्या था, डिस्कस कर चुके हैं पिछले दो सवालों में। A1 और A2 बराबर होंगे, B1/B2 बराबर होंगे C1/C2, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका अनेक हल होगा। जी हाँ, इसका तो इसमें आप देखें A1 का मान कितना है C, तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। A1 का C और A2 का 6 बराबर B1 का कितना है -1 और B2 का कितना है -2। इसको छोड़ देंगे, हम लोग दो ही वैल्यू को लेंगे। अगर किसी एक वैल्यू को निकालना हो तो हम लोग दो वैल्यू काफ़ी इसमें। इसको क्या करेंगे, आप लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस ये माइनस माइनस आपस में काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C हो जाएगा। इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 6 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या होगा, 2C बराबर 6 और C बराबर 6/2 बराबर 3। तो C का आंसर क्या होगा, 3 आ जाएगा। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन है उसको याद रखना होगा आपको। कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, और अनेक हल के लिए, अनंत हल के लिए क्या होता है। तो यहाँ पे ये समीकरण था वो क्या था, अनंत हल, मतलब यानी कि अनेक हल के लिए दिया गया था। अनेक हल का समीकरण क्या होता है, जो ये फॉर्मूला होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो C का मान 3 आया है। देखते हैं इसमें जो सवाल नंबर 10 में जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 11 की तरफ। तो जी हाँ, सवाल नंबर 11 दिया वो काफ़ी ही इजी है। उसमें आपको दो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण जो आपका दिया है वो 2x - y बराबर 5 है, और दूसरा समीकरण जो आपका दिया गया है 3x + 2y बराबर 4। इनका हल पूछ रहे हैं। इनका हल हम लोग किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। आपका तीन विधि है, आप लोग को मालूम है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एक ब्रश गुणन विधि है। तो इन तीनों विधि में से कोई एक विधि से हम लोग बना सकते हैं। चूंकि यहाँ MCQ पूछा है, हम लोग कोई भी विधि से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से बनाएंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2। देखिए इसमें जो y वाला टर्म है, ये y का टर्म आपस में साइन जो इनका है वो अपोजिट है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो y का जो वैल्यू है उनको हम लोग बराबर करने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ y के साथ देखेंगे कि क्या गुना है, 1 है, तो इसको हम लोग 1 से गुना कर देंगे। यहाँ y के टर्म में क्या है, 2 है, इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे। नीचे वाला को ऊपर से और ऊपर वाला को नीचे से, इसको गुना करते हैं। तो ये 2 को सभी से गुना करना पड़ेगा। 2 को 2 से करेंगे तो 4x माइनस 2 को y से करेंगे -2y बराबर 2 को 5 से करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसको 1 को करेंगे तो 3x + 2y बराबर 4। ठीक है, आप यहाँ से इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद ये दोनों कट जाएंगे। 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा बराबर 4 और 10 को ऐड करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान क्या आ जाएगा, 14/2 बराबर कितना आया, सॉरी 14/7। ये 7 है यहाँ पे, ये 7 गुना में यहाँ पे 7 आ जाएगा तो ये 2 आएगा। तो x का मान बेसिकली हम लोग को 2 आ चुका है। इस x का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। आपका क्या है, 2x - y बराबर 5। 2x का मान कितना है, 2 - y बराबर 5। 2 2 = 4 - y बराबर 5। ठीक है, इस y को उधर ले आते हैं, 4 इसको इधर ले आते हैं, -5 बराबर y। तो y का मान कितना जा रहा है, 4 में 5 घटाएंगे तो -1 बराबर y। तो बेसिकली x का मान 2 आया है और y का मान -1 आया है। तो ये जो देखिए आपका इसका आंसर क्या होगा, जी हाँ 2 और -1। x का मान 2, y का -1, आपका ऑप्शन ए है और ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या है।
जी हाँ, जो सवाल नंबर 12 दिया गया है उसमें आपका कहता है कि वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है कि मतलब कोई हल नहीं है। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये वाला कैसा आएगा? तो उसके लिए जो युग्म होंगे वो कौन सा? संगत होंगे, असंगत होंगे, संपाती होंगे और इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, अगर कोई हल नहीं है उसमें जो युग्म होते हैं वो असंगत होते हैं और अनेक हल और अद्वितीय हल में आपका संगत होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, जो कि आपका असंगत है। तो सवाल नंबर 2 का आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 13 की तरफ। ठीक है, जी हाँ, सवाल नंबर 13 में आपको समीकरण युग्म दे दिया गया है। पहला युग्म दिया गया है x + y = 9 और दूसरा युग्म दिया है x - y = 1। काफ़ी आसान सवाल है। इसमें कह रहा है कि इसका हल क्या होगा। हल मतलब x और y का मान क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो देखिए +y और -y आपका कट जाएगा और x को ऐड करेंगे तो 2x होगा, 9 और 1 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x बराबर क्या होगा, 10/2 बराबर 5 आएगा। x का 5 आया है, इस x का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 5 + y = 9 हो जाएगा और y बराबर 9 - 5 = 4 हो जाएगा। क्या आया है, x का मान 5, y का मान 4। तो x का मान 5 और 4, तो देख लेते हैं 5 और 4 कहाँ है। तो सवाल नंबर जो 13 है उसका जो सही ऑप्शन है आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, जो कि आपका दिया गया है 5,4, तो वो आपका सही ऑप्शन होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 14 की तरफ। देखते हैं सवाल नंबर 14 क्या है। जी हाँ, जो सवाल नंबर 14 है इसमें आपको कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण जांच करना है। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है, द्विघात समीकरण होने के लिए क्या शर्त है कि किसी एक वेरिएबल का या चर का जो घात है वो आपका स्क्वायर में होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए। तो पहला इक्वेशन आपका क्या है, x - 3 चेक कर लेते हैं एक करके, बराबर x² - 7। आप इसको अगर सिंपली देखें तो x का पावर 2 आ रहा है। आप इसको क्या क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है। कैसे नहीं है, आइए देखते हैं। x को x से गुना करेंगे x², x को -3 से गुना करेंगे 3x बराबर x² - 7। ये x² आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचता है -3x = 7, जो कि आपका द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपका चर है उसका घात 2 नहीं है। 2 होना चाहिए तब वो द्विघात समीकरण होगा। तो ये आपका 1 नहीं हो जाएगा। अब बी को चेक करते हैं। बी में देखते हैं कि आपका x + 1 का होल स्क्वायर है बराबर x² - 5x। यहाँ से आप अगर इसको तोड़ेंगे स्क्वायर में, जाहिर सी बात है एक टर्म जो आएगा आपका x² में आएगा, बाकी जो भी टर्म होगा आप देख लीजिएगा। इसमें फिर क्या होगा, ये x² कट जाएगा। ए भी द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म हट गया। अब सी नंबर में देखें तो सी नंबर को आप हल कीजिएगा तो आपका x + 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है आपका 2x + 3। इधर तो स्क्वायर का टर्म नहीं है, इधर इसको स्क्वायर में तोड़ते हैं तो एक स्क्वायर आपका x का स्क्वायर में आएगा। इस प्रकार से x² + 2x + 1 बराबर 2x + 3। आप देखिए तो यहाँ x² का टर्म दिख रहा है, लेकिन इधर x² का टर्म नहीं है, मतलब एक स्क्वायर का टर्म है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रहा है ना, इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है उसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें भी x² का टर्म आ रहा है, मतलब वो भी द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो सवाल नंबर 14 में थोड़ा सा दिक्कत है कि सवाल नंबर 14 में सी और डी दोनों आपका द्विघात समीकरण दिया गया है। हो सकता है ये मिस्टेक से हुआ होगा, लेकिन इसमें दोनों द्विघात समीकरण होंगे। तो एग्जाम में जब सवाल आएंगे तो इस प्रकार से नहीं आएंगे, इसमें से एक द्विघात समीकरण होगा और जो होगा उसको हम लोग सही ऑप्शन लगाएंगे। तो अभी फिलहाल सवाल नंबर 14 में दोनों ऑप्शन सही है, सी और डी। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 15 की तरफ। देखते हैं सवाल नंबर 15 क्या है। तो सवाल नंबर 15 है वो आपका दिया गया है अधिविविध कर। जी हाँ, विविध कर जिसको हम लोग डी कहते हैं, उसका मान क्या होता है, अधिविविध कर 0 से बड़ा है। ठीक है, आप लोग जानते हैं विविध कर हम लोग डी कहते हैं और उसका वैल्यू होता है b² - 4ac। इसका 3 केस होता है। तो जी हाँ, इसके लिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर डी का विविध कर 0 के बराबर होगा तो इसके जो मूल आएंगे वो वास्तविक होंगे और समान होंगे। क्या होंगे, वास्तविक और समान। अगर डी का विविध कर 0 से बड़ा हुआ तो उसका भी जो मूल आएगा यानी कि शून्यक वो भी आपका वास्तविक होगा, लेकिन असमान होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग आएंगे, इसमें अल्फा और बीटा बराबर आएंगे। लेकिन अगर डी विविध कर 0 से छोटा हो गया
तो वो वास्तविक संख्या नहीं होगा, मतलब नेगेटिव में जाएगा मूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन ये है, डी जो है वो आपका 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मूल आएगा वो वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा, भिन्न होगा, अलग अलग होगा। तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है, वास्तविक समान वास्तविक असमान। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा सवाल नंबर, जी हाँ, नहीं, सवाल नंबर 15 है ये। तो डी क्या है आपका, 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक होगा और भिन्न होगा, मतलब असमान होगा। यहाँ भिन्न लिखा है तो भिन्न को मारेंगे, तो ऑप्शन ए सवाल नंबर 15 का सही होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 16 की तरफ, देखते हैं। तो जी हाँ, जो सवाल नंबर 16 है वो आपको एक समीकरण दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसमें कह रहा है कि इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, समान होंगे और वास्तविक असमान होंगे, या फिर समान या वास्तविक नहीं होंगे। हम लोग मूल को अगर जांच करना है ना, वास्तविक समान असमान, तो अभी हम लोग बता चुके हैं उसका विविध कर निकालना पड़ेगा डी, और डी अगर 0 से बड़ा हुआ तो वास्तविक होगा और असमान, 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और समान होगा। तो इसका विविध कर निकाल लेते हैं। विविध कर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है जी, यहाँ पे देखिए x के साथ 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है इंटू c का मान -1 है। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1। -1 को 4 से गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा, तो 1 + 4 बराबर 5। मतलब d का जो मान आया वो 5 है। इसका मतलब ये है कि 0 से क्या है, बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो मतलब क्या होगा, इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो इसका जो देखते हैं ऑप्शन क्या है, वास्तविक और असमान। जी हाँ, ऑप्शन बी, इसका भी ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, अगर ये किसी कारण से 0 से छोटा आते हैं तो क्या होगा, इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, मतलब नेगेटिव में वैल्यू आएगा। या अगर डी से 0 से बराबर हो गया तो क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों वैल्यू समान होंगे, दोनों शून्यक समान होंगे, एक ही वैल्यू होगा दोनों। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 17 की तरफ देख। तो जी हाँ, जो सवाल नंबर 17 है वो कुछ आपका इस प्रकार से है। कहता है आपका एक समीकरण दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न अलग अलग होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। कब होगा, जब 0 से बड़ा होगा डी का मान, 0 से बड़ा, मतलब डी का मान 0 से बड़ा। तो डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन कौन सा है, देख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा, ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 17 का ऑप्शन सी सही होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 18 की तरफ। सवाल नंबर 18 में देखिए आपका कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। एक समीकरण दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। इसका विविध कर निकालने के लिए बोल रहा है। विविध कर मतलब डी निकालने बोल रहा है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है जी, -1 है, तो -1 का स्क्वायर -4। ए का मान कितना है, 1 है। सी का मान कितना है, 3 है। 1 का -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 तिया 12, कितना आएगा, -11 आएगा, मतलब 0 से छोटा है। तो -11 कौन सा है आपका, ऑप्शन डी है। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन डी सही होगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 19 की तरफ, देखते हैं सवाल नंबर 19 क्या है। तो जी हाँ, जो सवाल नंबर 19 है उसमें कहता है कि आपका एक समीकरण दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0, और इनके मूल समान हो तो फिर के का मान क्या होगा। फिर वही सवाल ला करके दिया है, मूल समान है। मूल समान है मतलब क्या है, डी का भाग 0 होगा, डी का मान। तो डी क्या मेरा विविध कर है, इसका फॉर्मूला क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान देख लीजिए, यहाँ से क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करके 0 के बराबर करके हम लोग के का मान निकाल लेंगे। देखिए तो यहाँ बी का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4 यहाँ पहले से है। ए का मान कितना है, 1। सी का मान कितना है, के बराबर 0। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 के बराबर 0। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 बराबर 4k। क्यों, क्योंकि इसको उधर लेके आएंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा। अब ये 4 आपका यहाँ गुना में, इधर आकर के ये भागा में जाएगा आपका k। तो k का मान कितना आएगा, 4। तो सवाल नंबर 19 का जो k का मान आएगा वो आपका 4 है, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन ए सही होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो हाँ, जो सवाल नंबर 20 उसमें कहता है आपका कि एक द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो इनके मूल क्या होंगे। ठीक है, इनका मूल निकालना काफ़ी आसान है। दो फॉर्मूला है हमारे पास, एक तो इसको हम लोग तोड़ के निकालेंगे। कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये 6 1 6 आ रहा है ना, इसको ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पे 6 आया और जोड़ने पे -5 आए। तो इसको आइए इस तरह से कर सकते हैं, -3x, या देख सकते हैं -2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। -2 -3 -5, -2 गुना -3 +6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन जाएगा, x -2, यहाँ से
3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा बराबर 0। इन दोनों से x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x बचेगा, यहाँ माइनस 3 बराबर 0। क्या होगा जी, x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 2, यहाँ से x बराबर 3। दो मूल आए, कितना आया 2 और 3। देखते हैं 2 और 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 20 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो जी हाँ, सवाल नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। एपी होने, तो जी हाँ, इसमें देखिए आपको 3 ऑप्शन दिया गया, हर एक ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। हम लोग को क्या करना था कि इसका सार्वंतर निकालना था, मतलब D1। पहला ऑप्शन में देखिए तो D1 का मान क्या आएगा, इसको इससे गुना माइनस करेंगे तो 4 को 2 से माइनस करेंगे, क्या आएगा 2। और D2 का मान क्या होगा, 8 से 4 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 4। चूंकि यहाँ D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, ये आपका एपी नहीं होगा। ठीक है, इसमें आते हैं बी में। तो देखिए D1 क्या होगा जी, 3 में 1 को माइनस करेंगे 2 आएगा। D2 क्या होगा, 5 में 3 से माइनस करेंगे 2 आएगा। D3 क्या होगा, 7 में 5 को माइनस करेंगे 2 आएगा। इसमें आप देख रहे हैं D1 D2 D3 क्या आ रहा है, तीनों बराबर आ रहा है, मतलब ये आपका एपी है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 21 का सही होगा। इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, चूंकि वहाँ आंसर सही हो चुका है तो हम लोग आगे क्यों बढ़े। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। ठीक है, तो जी हाँ, जो सवाल नंबर आपका 22 है उसमें दे दिया गया है आपका एक एपी दिया गया है जो कि आपका 2, 7 और 12 है। उसका 10वां पद क्या होगा। ठीक है, इसका 10वां पद क्या होगा। 10वां पद का मतलब n का वैल्यू दिया गया है, n बराबर कितना है 10। यहाँ से हम लोग a निकाल लेंगे, a बराबर कितना है जी 2। d निकाल लेंगे, d कितना जाएगा 7 माइनस 2 मतलब 5 आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, a10 निकालना है ना, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, a का मान कितना है 2 लिख देंगे, प्लस n कितना है 10 तो 10 माइनस 1, d कितना है 5, यहाँ 5 लिख देंगे। 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, 45 और 2 कितना जाएगा 45 और 2 47। देखते हैं सवाल नंबर 22 का 47 ऑप्शन, जी हाँ ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी आपका इसका सही आंसर होगा। तो जी हाँ, सवाल नंबर 23 में कहता है आपका कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित है, यहाँ आपको एपी दिया गया है। कैसे दिया गया है आइए बताते हैं। 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से शुरू होती है और 99 में ख़त्म होती है। तो इनमें देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है। पहला संख्या कौन सा है 9 है, सॉरी 9 तो 2 अंकों की संख्या नहीं है, 12 है। 12 के बाद आपका 15 है, उसके बाद 18 है। इसी प्रकार से ये बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा 99 तक। तो ये आपका एक एपी यहाँ पे इसको मिल जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखें तो आपको n दे दिया गया है, सॉरी यहाँ आपको n निकालना है। ठीक है, n निकालना है और an दे दिया गया है। an कितना है जी 99 है। उसके बाद फिर आपका d निकाल देंगे, 15 में 12 घटाएंगे तो 3। आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ से निकालना है n। और आपका a का मान भी मालूम है, a का मान क्या होता है प्रथम पद होता है। तो हमको मालूम क्या है an बराबर क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू मालूम है कितना है 99 बराबर a का मान कितना है जी 12 प्लस n कितना है निकालना है n माइनस 1, d का मान कितना है आपका 3 है। 99 बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 को n से गुना करते हैं माइनस 3n माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो 99 बराबर क्या हो जाएगा 12 को 3 से माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9 प्लस 3n है ना। अब इस 9 को इधर ले आते हैं तो 99 को माइनस 9 से गुना कर देंगे तो आपका 3n हो जाएगा। 99 में 9 माइनस करेंगे तो आपका 90 बचेगा बराबर आपका 3n। ये इस 3 को इधर ले आते हैं, डिवाइड करते हैं तो n का मान निकल जाएगा कितना है 3 तिया 9, 30 आएगा ना। इसका जो सही ऑप्शन है आपका 30 होगा, जो कि आपका दिया हुआ है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 30 बी। हाँ, तो सवाल नंबर 23 का बी आपका सही होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 24 की तरफ। 24 है वो आपको कहता है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 0 से 50 के बीच जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी 1 3 5 7 इस प्रकार से 49 तक जाएगा। तो विषम संख्याओं का जो योग होता है उसको निकालने का तरीका क्या है। तो विषम संख्या निकालने का फॉर्मूला ये आपका होता है। इससे हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला निकाल देंगे, जिसमें आपका a दे दिया गया है, d हम लोग निकाल देंगे हैं और n भी दे दिया गया है। इसको निकालने के बाद जो आपका आंसर होना चाहिए वो मेरे हिसाब से 550 या 500 लगभग आएगा। तो देख लीजिएगा आप लोग इसको निकाल के, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। तो सवाल नंबर जो 25 है उसमें कहता है कि सभी विवृत होते हैं, क्या होते हैं सभी विवृत समरूप होते हैं। क्यों, क्योंकि सभी विवृत एक जैसा दिखते हैं ना, सर्वांगसम नहीं होंगे समरूप होंगे। सर्वांगसम होने के लिए क्या है कि इनका रेडियस बराबर होना चाहिए।
रेडियस बराबर होना चाहिए। लेकिन सभी वृत्त का रेडियस बराबर होगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन सभी वृत्त एक जैसा दिखते हैं ये गारंटी है। तो हम लोग क्या कहेंगे, सभी वृत्त समरूप होंगे। ठीक है, अब सवाल नंबर 26 में हम लोग बढ़ेंगे। तो जी हाँ, जो आपका सवाल नंबर 26 है उसमें एक आकृति दे दिया गया है, कुछ इस प्रकार से आकृति दिया है। उसमें कहता है कि जो लाइन डी है ये आपका समांतर है BC के। हम लोग को मालूम है कि जब दो लाइन समांतर हो तो इसका जो रेशियो होता है इतना बाय इतना और इतना बाय इतना आपस में बराबर होते हैं। मतलब AD ये आपका कितना है, AD बाय DB ये बराबर होंगे AE बाय EC के। तो AD का मान हमको निकालना है, ये वाला मान निकालना है। ठीक है, और DB दिया गया है तो AD बाय लिख देते हैं। DB कितना है, 2 दिया है, A दिया है 1.5 और EC कितना दिया है जी, 3। ये पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 0 उठाएंगे, ये आपका 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30। AD बाय 2 बराबर 1/2 हो जाएगा ना, ये 2 और 2 कट जाएगा, AD बराबर कितना आएगा 1। इसका आंसर कितना आएगा 1। देखते हैं आंसर 1 जी हाँ डी में है। तो सवाल नंबर 26 का जो ऑप्शन डी है वो आपका सही होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 27। देखिए आपका जो सवाल नंबर 27 में है उसमें कहता है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। उसको क्या कहते हैं, SSS या SAS या AAA। ठीक है, मान लीजिए दो त्रिभुज है ABC PQR, कह रहे हैं कि इनके दो संगत कोण बराबर है। मान लीजिए ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे ना तो उसके तीसरे कोण भी बराबर ही होंगे। क्यों होंगे, मान लीजिए ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, या फिर ये 60 और 70 है, ये आपका 60 और 70 है। संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर। इन दोनों को देखिए तो त्रिभुज में टोटल कोण कितना होता है 180। तो 70 और 60 को 180 में घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, ये 50 बचेगा। इसमें भी ये 50 बचेगा। हो गया ना, दो कोण अगर बराबर हो तो तीसरा कोण भी बराबर होता है। अगर तीनों कोण आपस में बराबर है तो उसका जो समरूपता का जो कसौटी होता है वो होता है ए और ए, मतलब एंगल एंगल और एंगल, जो कि आपका ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 27 का ऑप्शन सी सही होगा। अब तो जी हाँ, जो सवाल नंबर 28 है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि दो फिगर आपको दिया गया है। कुछ इस प्रकार से दो फिगर दिया है, एक फिगर ऐसे है और एक ये फिगर आपका दिया है, जिसमें से एक का नाम है ABC, एक का नाम है PQ और R। इसमें कोण दे दिए गए हैं 60, 80 और 40। इसमें भी कोण आपका दिया गया है 60, 80 और 40। तो ये त्रिभुज समरूप है। कौन कौन सा त्रिभुज समरूप है, ABC, इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ABC। ये समरूप क्यों है, क्योंकि संगत कोण बराबर है। ये समरूपता का साइन होता है। फिर त्रिभुज PQR, जी हाँ PQR ऐसा लिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग A से B आ रहे हैं, B से C या C से फिर A, तो आपको P से Q, Q से R और R से P जाना चाहिए। मतलब जिस कोण से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ, वही कोण से यहाँ भी स्टार्ट होगा। ये देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर आपका देख रहे हैं आपका डी में है, ये ऑप्शन डी है। तो सवाल नंबर 28 का ऑप्शन डी सही होगा, बाकी सारी ऑप्शन गलत हैं। देखिए सवाल नंबर 29 जो दिया गया है आपको, वो कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर यहाँ पे सुन लीजिए, अगर दो त्रिभुज समरूप है ना, तो समरूप त्रिभुज के केस में अगर उनके भुजाओं का अनुपात दिया गया है तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 4:9 है, तो 4/9 कर देंगे। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का 81 आएगा। तो कितना आएगा, 16:81। ठीक है, लेकिन ये समरूप त्रिभुज होंगे तभी होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन है आपका जी हाँ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है 16:81। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी हाँ, सवाल नंबर जो 30 है उसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज बोल रहा है ना, समबाहु मतलब तीनों भुजा इसमें बराबर होंगे। तो ये जो शीर्षलंब आएगा ये क्या करेगा, अगर भुजा बराबर है तो जितना ये होगा उतना ये होगा, दोनों वैल्यू बराबर होंगे। हम लोग इसको नाम दे देते हैं ABC और ये आपका D हो गया। भुजाओं का मान कितना है, 2a है, तो सभी भुजा 2a होगा ना। ये अगर 2a है तो इतना का वैल्यू क्या होगा a, और इतना का वैल्यू a। अगर आप इससे देखें तो इस शीर्षलंब का वैल्यू मांग रहा है, क्या होगा। आप सिर्फ इस त्रिभुज को देखें तो ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, पाइथागोरस का इसमें परिमेय लगा दीजिए। आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का
स्क्वायर। इसमें आपका दिया गया क्या है, आधार दिया गया है, कर्ण दिया गया है, लंब निकल जाएगा, निकल जाएगा। इससे निकालेंगे, देखिए कर्ण दिया गया है ना, तो कर्ण क्या है 2a, 2a का स्क्वायर बराबर लंब निकालना है और प्लस आधार दिया गया है ना, लंब का स्क्वायर निकालना है। आधार का स्क्वायर कितना है, a है, तो a का स्क्वायर, ये 2a का स्क्वायर क्या जाएगा 4a स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस a स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। 4a स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपका 3a स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर। ये स्क्वायर को अगर इधर ले आते हैं तो इधर क्या आएगा, ये रूट में हो जाएगा ना, तो रूट में क्या जाएगा √3, और ये a स्क्वायर है तो a स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो a बाहर हो जाएगा, तो क्या ऑप्शन होगा 3√a। जी हाँ, √3a होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, सिंपल पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। इसमें आपको आधार दिया गया है और कर्ण दिया गया है, आपको लंब निकालना है। चाहे तो आप इससे निकाल सकते हैं या इससे भी निकाल सकते हैं, इसमें भी ये 90 डिग्री बन रहा है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो जी हाँ, आप देखिए हम लोग अब सवाल नंबर 31, सवाल नंबर 31 काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और हमको लगता है कि इस चैप्टर का या इस सेट का सबसे महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। ये इस तरह का सवाल आएगा, एक त्रिभुज दिया गया है जो कि आपका ABC है, उसमें AB भुजा दे दिया गया है, AC भी दिया है और BC, मतलब तीनों भुजा दिए गए हैं। तो कह रहा है कि इस केस में कोण B क्या होगा, कोण B कैसे निकालेंगे। देखिए क्या करना है, आप यहाँ देख रहे हैं कि AB का स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा जी 36 गुना 3, ठीक है, होगा ना, 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3। इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 3 6 18, 8 हाथ में 1, 3 3 9 1 10, 108 आ रहा है ना। अब 12 का स्क्वायर करें तो 144 आता है, 6 का स्क्वायर करें तो 36। आप यहाँ पे क्या करें, इन दोनों का स्क्वायर को जोड़े, कितना आएगा 144। एक भुजा AC अकेले स्क्वायर दो भुजाओं का स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब कौन सा ये है, ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है ना, जिसमें ये आपका कर्ण हो जाएगा और ये आपका आधार और ये लंब, इन दोनों में से कोई एक आधार और कोई लंब होगा, लेकिन ये कर्ण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है, मतलब ये होगा ना, फिगर ऐसे बनेगा। ठीक है, तो AC क्या है 12, कर्ण है, मतलब ये कर्ण हो जाएगा, A आपका A और C है, तो ये वाला क्या बचता है B, ये कोण B क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। कैसे बना रहा है, पाइथागोरस का फॉर्मूला को ये फॉलो कर रहा है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, इस प्रकार से सवाल आएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको अच्छे से बना लें। अब सवाल नंबर 32 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 32 आपका वृत्त से आया है, कहता है कि एक वृत्त कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। किसी भी वृत्त में, मान लीजिए ये वृत्त है, स्पर्श रेखा क्या होती है, किसी एक बिंदु से टच करके निकलता हो। एक स्पर्श रेखा ये हो गया, यहाँ टच कर रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, मतलब अनेक होगा ना, लेकिन एक बिंदु पर एक होगा। वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होंगे, लेकिन अगर वृत्त का बात करें तो अनेक स्पर्श रेखा होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देखें आप, ऑप्शन 32 का C होगा, अपरिमित रूप से अनेक, 32 का C। तो जी हाँ, आप देखिए आपके पास सवाल नंबर 33 है। सवाल नंबर 33 में क्या कहता है, सवाल नंबर 33 में कहता है कि आपका एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त हम लोग ले लिए, इसका क्या रेडियस हमको नहीं मालूम। कहता है कि इसके केंद्र से एक 13 सेंटीमीटर पर किसी बिंदु के लीजिए, एक मान लेते हैं यहाँ, इसका केंद्र वो है, P ले लेते हैं। कहता है कि इस बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींचिए वृत्त पर, यहाँ आएगा, इस बिंदु पर आ रहा है जो कि आपका Q मान लीजिए, इस पर एक यहाँ लाइन खींचेंगे तो क्या होता है कि देखिए आप जान लीजिए कि किसी भी वृत्त का त्रिज्या उसके आसपास रेखा पर खींचने पर क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज बनाता है या राइट एंगल बनाता है। ये एंगल कितना होगा, राइट एंगल। ये दे दिया गया है आपका, कहता है कि वृत्त का केंद्र से एक 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु लीजिए, ये 13 सेंटीमीटर है, उसके बाद वहां से एक स्पर्श रेखा खींचिए वृत्त पर जो कि आपका 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका कर्ण दे दिया गया है, ये लंब दे दिया गया है, ये आधार है। पाइथागोरस से निकाल लेंगे ना, कैसे निकालेंगे, आधार का स्क्वायर क्या होगा आपका, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। आपका आधार निकालना है ना, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, कितना आएगा 25। मतलब इसका आधार बराबर करें तो ये स्क्वायर हट के इधर √25 आएगा, मतलब 5 आएगा, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर, जो कि आपका 33 का ऑप्शन B है।
बेसिकली। इसमें जी हाँ, सवाल नंबर 34 भी लगभग एकदम सेम टू सेम सवाल है। इसमें भी कहता है कि एक वृत्त लीजिए, उस वृत्त से एक पॉइंट खींचिए बाहर। कहाँ पे? वो जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम क्या है? क्यू है ना, ठीक है, क्यू है। और उसका दूरी कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। जी नहीं, आसपास रेखा का दूरी दिया गया है इसमें 24 सेंटीमीटर, और ये 25, मतलब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार नहीं निकाल देंगे आप। फिर इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और हम लोग निकाल लेंगे 24 का स्क्वायर, सॉरी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। जो आंसर आएगा उसको हम लोग लिख देंगे या उसको हम लोग टिक आउट कर देंगे। तो आप सवाल नंबर हम लोग 35 में जाएंगे। तो सवाल नंबर 35 है, देखते हैं। जी हाँ, जो सवाल नंबर 35 है उसमें कहता है कि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है? सवाल समझिए अच्छा से। दो सकेंद्रीय वृत्त है, मतलब दोनों का केंद्र एक है। एक ये वृत्त हो गया, एक वृत्त। इसका त्रिज्या कितना दिया है? 3, और बड़ा वाला का त्रिज्या कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर में दिया गया है। कहता है कि अगर बड़े वृत्त से छोटे वृत्त, बड़े वृत्त का एक जीवा खींचिए जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। ये जीवा होता है ना, वृत्त का जीवा क्या होता है? ये क्या है? जीवा है, ये सब जीवा है ना। तो इसका जीवा हम लोग ऐसा खींचे, ऐसे खींचना है, या आप ऐसे भी बना सकते हैं। देख लीजिए, एक वृत्त लीजिए बड़ा सा, एक छोटा सा। बड़ा वृत्त का एक जीवा खींच दीजिए ऐसे, ठीक है। और छोटा वृत्त का त्रिज्या हमको मालूम है कितना है? 3, और बड़ा वृत्त का भी त्रिज्या मालूम है जो कि कितना है? 5। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी पाइथागोरस अप्लाई होगा। कैसे होगा? ये आपका दिया है, ये कर्ण हो जाएगा, 90 डिग्री बनाएगा ये, और ये आपका क्या होगा? आधार। तो आप लंब निकाल लेंगे, कितना आएगा लंब? 5 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। पाइथागोरस का फॉर्मूला से आप लोग निकाल लीजिएगा। 25 माइनस 9 कितना आएगा आपका? कितना आएगा जी? 25 माइनस 9, 25 में 9 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो आपका 16 आएगा। तो इसका रूट करेंगे तो 4, कितना आएगा? 4। ये 4 है तो ये भी आपका 4 आएगा। तो 4 4 कितना आना चाहिए? इसका आंसर 8। जीवा की लंबाई 8 होगी। तो देखते हैं सवाल नंबर 35 था, जो कि आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। पाइथागोरस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। सवाल नंबर 36 कहता है कि थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, एक वृत्त है, इसमें एक त्रिज्या खंड बनाया गया जिसका एंगल कितना है? 30 है और त्रिज्या आर है। हम लोग इसका फॉर्मूला मालूम है क्या है? थीटा जो एंगल दिया है उसको 360 से डिवाइड करते हैं, और एरिया बोला तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ पे? देख लीजिए आप, कौन सा ऑप्शन है? जी हाँ, आपका ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी 37 का, 36 का। अब हम लोग बढ़ेंगे 37 में। कहता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी वृत्त का जीवा कैसे होता है? इसको जीवा कहते हैं ना। ये सबसे बड़ा कहाँ होगा? केंद्र पर। और केंद्र पर जो लाइन खींची जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं हम लोग? व्यास। तो आपका ऑप्शन सी 37 का ऑप्शन सी सही होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे 38 की तरफ, ठीक है, और देखते हैं 38 क्या है। सवाल नंबर 38 कहता है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जिसकी केंद्र पर थीटा कोण बनाता है? आंतरिक कोण। ये वृत्त है, ये थीटा कोण बना रहा है, ये चाप। इस चाप की लंबाई क्या होगी, है ना। इस चाप की लंबाई निकालना है तो क्या होता है? कुछ नहीं करना है, थीटा बाय 360। चाप की लंबाई बात कर रहा है तो 2 पाई आर कर देंगे। क्षेत्रफल कहेगा त्रिज्या खंड का तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ लंबाई बोल रही है चाप का, तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है? देख लीजिए आप, सवाल नंबर 38 का। जी हाँ, सवाल नंबर 38 का ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी 38 का ऑप्शन सी, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ से यहाँ पे जो फार्मूला है उसका जो है अरेंजमेंट कुछ और प्रकार से है, लिखा है 2 पाई आर थीटा बाय 360। कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले लिखे या इसको बाद में लिखे, आपको फॉर्मूला दोनों का सेम ही होगा। अब हम लोग देखें आगे, तो देखिए आपका सवाल नंबर 39 क्या कहता है? जी हाँ, सवाल नंबर जो आपका 39 दिया गया है उसमें आपको त्रिज्या दे दिया गया है। 39 में देखिए त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और थीटा दिया गया, थीटा कितना दिया है आपका? 60 डिग्री। इसमें कह रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? नॉर्मली अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 60, और 360 ये हो जाएगा नीचे, इंटू पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। एक और इसका मान होता है 3.14। तो यहाँ हम लोग 22/7 लेंगे, और त्रिज्या कितना है? 6 इंटू 6, ठीक है। ये देखिए आप 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 36, ये 6 और ये 6,
तो कितना आएगा आंसर 22 × 6/7। 22 को आप लोग 6 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, 132/7। 132/7 कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन ए है। तो आपका 39 का ऑप्शन ए सही होगा। अब आपका बच गया है आखिरी सवाल सेट 1 का, और देखते हैं वो क्या है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 99% चांस है कि इस प्रकार से एक आध सवाल आ सकता है, जैसे कि आपका सवाल नंबर 40 है। कहता है कि एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। एक मैदान है बड़ा सा, यहाँ पे एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। यहाँ पे एक घोड़ा है। ये घोड़ा जो है वो कितना क्षेत्रफल में घास चर सकता है, ठीक है। जिस क्षेत्रफल में वो घास चर सकता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए ये घोड़ा मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक वो घास चर सकता है ना। एक वृत्त के रूप में बनाएगा, अगर चारों तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, एक वृत्त का त्रिज्या के रूप में दे दिया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई का मान कितना है 22/7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 है ना। त्रिज्या कितना है 7 है ना, आर का मान ये 7 कटेगा, 22 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 7 दूनी 14, 4 हाथ में 7 दूनी 14 1 15, 154 मीटर स्क्वायर। 154 मीटर स्क्वायर कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इस प्रकार का वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहें। 10th क्लास का जितना भी मैथ होगा और साइंस का उसका वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर इसको आपको दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगले बार हम लोग सेट 2 को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।